नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। कल मैंने आपको एशिया की जलवायु के बारे में बताया था और एशिया की जलवायु की ग्रीष्म ऋतु की दशाओं के बारे में बताया था। आज हम एशिया की शीत ऋतु की दशाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि एशिया में शीत ऋतु में कैसी दशाएं रहती हैं, तापमान की, वायुदाब की, वर्षा की, किस प्रकार की दशाएं विद्यमान रहती हैं। तो इसमें सबसे पहला है तापमान। एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु की अवधि में अक्टूबर से फरवरी, जो शीत ऋतु का समय है, इसमें अक्टूबर से फरवरी तक का समय है, क्योंकि जैसे जैसे ही आपके 21 जून के बाद में धीरे धीरे सूरज दक्षिणायन होने लगता है और सूरज जैसे जैसे दक्षिणायन होने लगता है, मकर रेखा की तरफ बढ़ने लगता है। तो मकर रेखा की तरफ सूरज के बढ़ने के कारण उत्तरी क्षेत्रों में, जो उत्तरी गोलार्ध में जो विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में जो संपूर्ण क्षेत्र स्थित होते हैं, वहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। तो वहाँ पर सूरज की किरणें इस प्रकार से तिरछी पड़ने लगती हैं। तो ये जो सूरज की किरणें तिरछी पड़ने के कारण क्या होता है, धीरे धीरे जो तिरछी किरणें हैं वो ज़्यादा एरिया पे पड़ती हैं, जिसके कारण कि वो एरिया कम गर्म हो पाता है और इस कारण संपूर्ण एशिया है, एशिया का जो उत्तरी और मध्य वाला क्षेत्र है, इसमें जो एशिया का उत्तरी और जो मध्य वाला क्षेत्र है वो बहुत ही कम तापमान प्राप्त कर पाता है, जिसके कारण ये संपूर्ण क्षेत्र ठंडा हो जाता है। मध्य एशिया की उच्च पर्वतीय भूमि, जो मध्य एशिया में, यहाँ पर मैंने आपको जब एशिया का भूगर्भिक रिलीफ फीचर्स पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि एशिया की ये जो मध्य वाला क्षेत्र है ये एशिया का पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र है। तो एशिया का जो ये मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र है, ये उच्च पर्वतीय भूमि समुद्र तट से आने वाली आर्द्र हवाओं के अवरोधक बन जाते हैं तथा जिसके कारण जो ध्रुवीय हवाएं, इस दिशा में जो ध्रुवीय हवाएं, बर्फीली हवाएं चलती हैं, वो यहाँ अवरोध होने के कारण दक्षिण की तरफ नहीं आ पाती। और ये जो संपूर्ण क्षेत्र आप देख रहे हो, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो आपके माइनस में, जो टेम्परेचर है वो माइनस में। आप ये देखो तो मध्य एशिया में ये एक रेखा जा रही है, ये 0 डिग्री की रेखा है। इससे उत्तर की तरफ आप देखो तो -9 डिग्री टेम्परेचर, -18, -27, -36 डिग्री, और इसके दक्षिण में देखो तो 9 डिग्री टेम्परेचर, 18 डिग्री। हमारे मध्य जो भारत है उसमें 18 डिग्री टेम्परेचर की रेखा मध्य भारत के ठीक मध्य से गुजर रही है और दक्षिण की तरफ जो स्टेट हैं, जो केरल वगैरह हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि ये सूरज के यहाँ पर विषुवत रेखा के समीप ये वाला क्षेत्र है और जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो इस प्रकार टेम्परेचर या तापमान की दशाएं हमें देखने को मिलती हैं मध्य एशिया के उत्तर की तरफ माइनस में तथा उसके दक्षिण की तरफ जो तापमान है वो प्लस में रहता है। अब इसके बाद में आती है वायुदाब की दशाएं। तो मैंने आपको ये बताया था कि तापमान और वायुदाब में ठीक विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान ज़्यादा है तो हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण कि वायुदाब कम हो जाता है। अगर तापमान कम है तो हवाएं नीचे बैठने लगती हैं, जिसके कारण कि वायुदाब बढ़ जाता है। तो एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु जैसे ही प्रारंभ होती है वैसे ही तापक्रम कम हो जाता है और वायुदाब बढ़ने लगता है। अगर आप इसमें देखो तो ये साइबेरिया की जो बेकाल झील के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ही कम होने के कारण उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है। जनवरी माह में एशिया में कठोर सर्दी पड़ती है, जिससे कि एशिया के मध्य भाग में इस ऋतु में अधिकतम वायुदाब केंद्र स्थापित होता है बेकाल झील के समीप में। और यहाँ पर से आपके ध्रुवीय हवाएं
इसमें आपके ये ध्रुवीय हवाएं प्रवाहित होती हैं। ये आपके उच्च वायुदाब केंद्र है और महासागरों पे न्यून वायुदाब केंद्र स्थापित होता है, जिससे हवाएं इस प्रकार से उत्तर पूर्व दिशा की ओर से चलने लगती हैं। ये हवाएं उत्तरी पूर्वी दिशा से दक्षिणी पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर इस ऋतु में एशिया के स्थलीय भागों में न्यूनतम तापक्रम के कारण उच्च वायुदाब और समुद्रों में न्यून वायुदाब की पेटी स्थापित होती है, जिससे हवाएं उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। तो ये एशिया में इस समय आपके वायुदाब की दिशा रहती है। अब इसमें हवाओं की जो दिशा रहती है, क्योंकि इस समय शीत ऋतु में कठोर सर्दी है, न्यूनतम तापमान स्थापित होने के कारण एशिया के मध्यवर्ती भाग में बेकाल झील के समीप जो उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है, उसके ठीक विपरीत महासागरीय भाग में न्यून वायुदाब, यहाँ पर हाई और यहाँ पर लो, तो आपके उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब विकसित होता है, जिसके कारण कि अगर आपको पता है तो हवाओं की जो प्रवृत्ति होती है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने की होती है। तो ये जो हवाएं हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। और ये अगर आप देखो तो ये जितनी भी हवाएं हैं, क्योंकि ये स्थलीय भाग से चल रही हैं जलीय भाग की ओर, तो स्थलीय भाग से चलने के कारण ये शुष्क होती हैं, और क्योंकि ठंडे क्षेत्रों से चल रही हैं तो ये ठंडी होती हैं। इनकी प्रवृत्ति शुष्क और ठंडी होती है। संपूर्ण उत्तरी, इस क्षेत्र में संपूर्ण उत्तरी और मध्य एशिया का जो क्षेत्र है, यहाँ पर शीत शुष्क जलवायु का विस्तार हो जाता है। चीन में इसके प्रभाव से तापक्रम अत्यधिक कम हो जाते हैं, तथा एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में, जो एशिया का मध्यवर्ती जो क्षेत्र है, उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र है, लेकिन ये हवाएं इस श्रेणी को या इसको पार नहीं कर पाती, जिसके कारण कि भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तापमान कम नहीं हो पाता, और यहाँ पर आपके तापमान कम नहीं होता और प्लस में ही टेम्परेचर रहता है। हमारे यहाँ पर जो हिमालय की स्थिति है, आपको पता है हिमालय का जो उत्तरी पर्वतीय क्रम है इन ध्रुवीय बर्फीली हवाओं को रोक लेता है, जिससे कि हमारे भारत के अंदर जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा कम नहीं होता है, जो टेम्परेचर है वो प्लस में ही रहता है। इसी मौसम में ये जो वायु चल रही है, इनके कारण कहाँ कहाँ बारिश होती है, ये तमिलनाडु के इस तटीयवर्ती क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो हवाएं चल रही हैं ये बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर बारिश कर देती हैं। भारत में इस समय उत्तरी पूर्वी मानसून इसको कहा जाता है। और कहाँ, यहाँ पर आपके चीन के अंदर ये हवाएं इस प्रकार से प्रवाहित होती हैं, तो ये चीन के अंदर और यहाँ पर आपके ये क्षेत्र है, यहाँ पर ये है जापान। तो ये हवाएं इस समय जापान और चीन के अंदर बारिश करती हैं, और साथ ही तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र पर इस समय बारिश करती हैं। हमारे यहाँ इसे उत्तरी पूर्वी मानसून, और चीन और जापान में इसे उत्तरी पश्चिमी दिशा से चलने के कारण, हवाओं की उत्तरी पश्चिमी दिशा से चलने के कारण उत्तरी पश्चिमी मानसून के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार की ये एशिया की शीतकाल की वायुदाब और हवाओं की दिशाएं होती हैं। इसके बाद में आता है कि एशिया में इस समय शीतकाल में जो बारिश होती है वो बारिश का औसत क्या है। तो इस ऋतु में हवाएं, क्योंकि आपको बताया गया है हवाएं कहाँ से चल रही हैं, स्थलीय भाग से चलती हैं, जलीय भाग की ओर हवाएं चलती हैं। तो इस कारण यहाँ पर जो बारिश है, स्थलीय भाग से चलने के कारण बारिश बहुत ही कम होती है। केवल कुछ कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर ये हवाएं समुद्री क्षेत्र से होकर के आती हैं, केवल उन क्षेत्रों में ये बारिश करती हैं। तो इन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये जो जापान का क्षेत्र है, ये चाइना का आपके पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, मलाया, फिलीपींस वाला जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, असम का जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है, यहाँ पर आपके उत्तरी भाग में बारिश होती है इस समय।
और यहाँ पर टर्की, साइप्रस, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल इत्यादि यहाँ बारिश होती है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है आपके दक्षिणी पश्चिमी दिशा में जो बारिश होती है, ये बारिश भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। ये जो भूमध्य सागरीय चक्रवात हैं ये भूमध्य सागर से आते हैं और भूमध्य सागर ईरान होते होते ये भारत के उत्तरी क्षेत्रों में आते हैं। तो जहाँ जहाँ पे पर्वतों की स्थिति है, यहाँ पर आपके हिमालय पर्वत से टकराकर यहाँ पर आपके जो पर्वत हैं एल्ब्रूज और जैग्रोस पर्वत हैं, उनसे टकरा करके ये भारी बारिश करते हैं। और इस मानसून को इस समय ये जो बारिश होती है आपके, इसको मावट के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी ये जो जापान के क्षेत्रों में, चाइना के क्षेत्रों में, ये इंडोनेशिया इत्यादि क्षेत्रों में जो बारिश होती है, ये उत्तरी पश्चिमी, जापान में तो उत्तरी पश्चिमी मानसून से होती है, ये उत्तरी पश्चिमी मानसून कहलाता है। और हमारे यहाँ पे इसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं, क्योंकि हवाओं की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बारिश होती है। लेकिन ये जो बारिश का औसत है ये बहुत ही कम है। जापान में 75 जापान, इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपींस इत्यादि क्षेत्रों में तो 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य में है। तो इस प्रकार से ये, और बाकी संपूर्ण क्षेत्र पर जो आप देख रहे हो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो इस मानसून के द्वारा जो शीतकालीन जो मानसून है उससे कम बारिश होती है, ग्रीष्मकाल में जो मानसून आता है उससे ज़्यादा बारिश होती है। तो हमने एशिया की ग्रीष्मकालीन दशाएं और शीतकालीन दोनों ही दशाओं के बारे में अध्ययन किया है। नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे को मैं आपको एशिया की जो जलवायु का वर्गीकरण है, जो एशिया के जलवायु क्षेत्र हैं, उसके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।